ईशा गाँव की एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और भोली-भाली सी लड़की थी और वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और उसका ज़्यादातर ध्यान अपना पढ़ाई-लिखाई में रहता था और इधर-उधर चक्करों में नहीं पड़ती थी किसी भी चीज़ के। और इतनी अच्छी थी पढ़ने-लिखने में, तो इसी वजह से उसके शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी। और अब शहर गाँव से काफ़ी दूर था, तो रहने के लिए उसने शहर को चुना क्योंकि वहाँ से उसका जाना-आना आसान हो जाता। तो जब वो शहर में रहने आई और नई-नई जॉब स्टार्ट की थी और अभी ऑफिस में भी लोग दोस्त बन रहे थे, है ना? और बहुत सारे कलीग्स थे जिनको मतलब वो मिलती थी, रोज़ बातचीत होती थी। तो अब गाँव से जो भी आदमी शहर आता है ना, तो सीधा-सीधा सा इंसान होता है, तो शुरू में लोगों को समझ ही नहीं पाता और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होता है, फिर समझता जाता है। तो वैसे ही ईशा थी, अभी मतलब नई-नई शिफ्ट हुई थी, वो लोगों को इतना अच्छे से समझ नहीं पाती थी और कई बार उसके साथ लोग दगाबाजी कर देते थे। और काफ़ी लोग उसको गाँव का होने की वजह से बुली किया करते थे। वो होते हैं ना कुछ शहर के 4 अक्षर इंग्लिश के पढ़े हुए लोग वैसे ही लोग, तो उसे परेशान करते थे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी कि उसको मतलब ऑफ़िस में अपना काम बहुत अच्छा करती थी। तो उसको इन सब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। अपना काम करती थी, घर आती थी और बस इतनी उसकी लाइफ थी। खैर इन सभी चीज़ों के बीच में उस कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया जिसका नाम संजीव था और ये लड़का ना काफ़ी डिसेंट और बहुत सुलझा हुआ था। मतलब एक होता है ना कि जिसको देख के ही समझ में आता है कि मतलब काफ़ी अच्छा इंसान होएगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत स्वभाव का वैसा। और वो ना ईशा को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक दोस्ती वाली चीज़ होती है ना वैसा, और वो बुली वगैरह का काफ़ी अपोज़ करता था और ईशा को बहुत इमोशनली सपोर्ट करता था। और ईशा और संजीव की दोस्ती बहुत अच्छी थी इसी वजह से, क्योंकि ईशा को कहीं न कहीं जो कमी खलती थी वो अब संजीव ने पूरी कर दी थी। अब इसका एक अच्छा दोस्त था, इससे और क्या चाहिए था लाइफ़ में। अब इसके बाद में मतलब संजीव और ईशा ऑफिस में मिलते ही थे और जब बातचीत होने लग गई, फ़ोन पे अपनी बात करने लग गए, तो कभी-कभी अपने छुट्टियों के टाइम पे घूमने चले जाया करते थे और बहुत एन्जॉय करते थे। मतलब इनकी लाइफ़ का एक बेस्ट टाइम होता है ना, वो चल रहा था। बहुत मज़े आ रहे थे इनको और सब कुछ बहुत अच्छा चला। अब एक दिन ना इन दोनों ने प्लान बनाया कि आज मतलब कहीं बाहर घूम के आते हैं, शहर से दूर। तो दोनों मतलब रेडी थे कि चलो आज शाम को निकलेंगे और घूम फिर के अपना 2-3 दिन बाद आएंगे। अब जब ये लोग शहर से दूर चले गए थे, तो इनको मतलब रुकने के लिए भी व्यवस्था चाहिए थी वहाँ पे, क्योंकि अब अपने शहर में तो थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि एक होटल में रूम रेंट पे लिया और 2 रूम ना लेने की बजाय इन लोगों ने 1 रूम लिया। मतलब इनकी दोस्ती काइंड ऑफ थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी, मतलब दोस्ती से 2-4 कदम आगे निकल गए थे। तो फिर संजीव ने ईशा को पूछा कि तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? तो ईशा ने कहा कि नहीं मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और ठीक है हम साथ रह लेंगे एक रूम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों थके हारे थे, शाम को अपना रूम में गए, फ्रेश हुए और ऐसे ही बैठ के बातचीत करने लग गए। और बातचीत करते-करते दोनों एक दूसरे को मतलब अपने दिल की बात बताने लग गए कि मतलब संजीव अपने दिल की बात बोलने लग गया कि वो ईशा के लिए क्या फ़ील करता है। ईशा भी संजीव को कहने लग गई कि संजीव को वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और वो संजीव के बोलने का वेट कर रही थी। मतलब कुल मिला के बहुत रंगीन माहौल था वहाँ पे। तो इन्हीं सब बातों के बीच में संजीव ने ईशा के बालों पे ऐसे हाथ लगाते हुए पूछा कि यार अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तुम क्या बोलती हो? हम लोग शहर में साथ में शिफ्ट हो जाएं, और अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं, साथ में रह लेते हैं और शादी कर लेंगे अगर तुम बोलोगी तो, है ना? अभी 2-4 महीने में। तो ईशा ने बोला कि संजीव मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन बात सारी ये है ना कि घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं और अभी अभी मेरी जॉब लगी है, तो मुझे अपनी फैमिली को पहले देखना होगा। तो अगर तुम चाहो तो कुछ टाइम तक हम इस रिश्ते को फिलहाल ऐसे ही चला सकते हैं और बाद में मैं शादी करने को बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो संजीव ने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और यही सब बातें हो रही थी और मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटीमेट होने लग गए ये लोग। तभी ना एकदम से बाथरूम के साइड से कुछ गिरने की छपाक से आवाज़ आई। तो वैसे ही मतलब ईशा ने बोला संजीव को कि संजीव देखो बाथरूम की साइड से कुछ आवाज़ आई है। तो संजीव उठ के गया और आगे मतलब धीरे-धीरे डरता हुआ बाथरूम की साइड बढ़ने लग गया। तो उसने देखा कि एक बिल्ली भागते हुए खिड़की से बाहर निकली है। तो संजीव ने आके ईशा को बोला कि अरे कुछ भी नहीं था, वो बिल्ली थी। अभी जस्ट मैंने देखा भागते हुए बाहर गई है। तो ईशा ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो।
फिर ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत इनकी होती रही, तभी एकदम से अब कंटिन्यू ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा है या मतलब कहीं मतलब शावर चल रहा है, ऐसा कुछ आवाज आ रही थी। तो ईशा ने फिर संजीव को बोला कि संजीव देखो कौन है यार, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नई नई आवाजें आ रही हैं। तो संजीव ने बोला कि यार अभी तो देख के आया हूँ और कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, बिल्ली वगैरह होगी, वही टैप वैप खोल के चली गई होगी, चलो जाके मैं चेक करके आता हूँ। अब जब संजीव चेक करने गया तो बाथरूम की टैप भी ऑन थी और शावर भी चल रहा था और वहाँ कोई नहीं था और बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था। एकदम मतलब एक होता ना सुनसान, एक मनहूसियत टाइप की, वैसा। अब खैर इन्होंने सब कुछ बंद बंद किया, वापस आ गए संजीव के अपना काम दोबारा शुरू करते हैं। इसी बीच में ईशा और संजीव को ना ऐसा लगा जैसे कोई रूम में धीरे धीरे गा रहा हो, जैसे हमिंग साउंड नहीं होता है, ऐसे करके वो चीज। तो ईशा और संजीव की अब हालत खराब होने लग गई, क्योंकि 2-3 बार तो ये हो चुका था पहले। अब ये तो गाने की आवाज जो थी वो दोनों को एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी। अब ईशा और संजीव ने आओ देखा ना ताओ, फटाफट से अपना जो कुछ भी सामान था वो सब तो चलो खैर जाने दिया और गेट खोला, चप्पल अप्पल पहन के भागने लग गए। अब जैसे ईशा गेट खोल के बाहर भागने लग गई ना, तभी किसी चीज ने संजीव को बहुत बुरी तरह जकड़ लिया, मतलब एकदम ऐसा जकड़ लिया कि संजीव छुड़ा ही नहीं पा रहा था और ऐसा लगा था कि कोई पूरी ताकत से उसका मतलब गला दबा रहा है और वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, तो उसके गले की नसें वगैरह फूल रही थी, मतलब बहुत एकदम अजीब, जैसे कोई मारना चाहता हो संजीव को ऐसा। तो जैसे ही ईशा पीछे मुड़ के देखने लगी संजीव आ रहा है या नहीं, संजीव तो था ही नहीं, तो भाग के वो रूम के साइड गई और ये जब सीन देखा ना ईशा ने अपनी आंखों से, उसकी मतलब एकदम होता ना आत्मा शरीर से चली जाने वाली बात, वैसा बिल्कुल वो एकदम सहम गई कि क्या हो रहा है। तो वो जो कुछ भी थी उस चीज को छुड़ाने लगी उससे कि चलो चलो संजीव हम यहाँ से भाग जाते हैं, तुमसे मैंने कहा था कुछ गड़बड़, तुम लेकिन मान नहीं रहे थे, ये सब बातें। लेकिन संजीव को छुड़ाए तो छुड़ाए कौन, छोड़ना ही नहीं चाह रही थी जो भी चीज थी वो पकड़े हुए। और संजीव को वो मतलब अब बोलने लग गई कि बता तो सब कुछ सच्चाई जितनी भी है ना अब ईशा को बता दे। और संजीव ईशा को देखते हुए कांपती हुई आवाज में कह रहा था कि मुझे नहीं पता ये किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे प्लीज छोड़ दो। तो ईशा वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। तो वो जो भी चीज थी जिसने भी संजीव को पकड़ रखा था वो आत्मा बोलने लगी, तो सच बताएगा या तेरी जान ले लूं मैं अभी के अभी। तो संजीव ने फिर कुछ नहीं बोला। संजीव ने कहा कि क्या सच जानना चाहती हो तुम, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, और क्या क्या बताना चाहती हो तुम, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और मैं कभी यहाँ पहले आया नहीं, मतलब ये सारी बातें। अब उसने संजीव को बहुत ऐसे हवा में टांगा और भयंकर गला दबा दिया और इस बार बोला कि अगर तू इस बार सच नहीं बोलेगा तो इस बार अगर तू जमीन पे आएगा तो तेरी लाश ही आएगी, तो जिंदा जमीन पे वापस नहीं लौटेगा। और अब इतना सहम गया था संजीव उस शक्ति जो आत्मा थी, मतलब उससे उसकी शक्ति से, कि मतलब अब वो ना चाहते हुए सब कुछ बोलने लग गया डर के मारे। मतलब उस आत्मा ने, जैसे संजीव ने मतलब बोला ना कि बताता हूँ लेकिन प्लीज तो मुझे नीचे उतार दो, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। ये सब जब उस संजीव ने बोला तो उस आत्मा ने संजीव को नीचे छोड़ दिया और पीछे से आवाज आई संजीव के, चल अब बता इसको तू यहाँ पे क्या करने आया था। अब संजीव ने जो बोलना स्टार्ट किया वो सुन के ईशा के रोंगटे खड़े हो गए। तो संजीव ने बोला कि हाँ ईशा, मैंने कई बारी इसी जगह पर और लड़कियों को मतलब अपने साथ लाया और उनके साथ मतलब गलत तरीके से वीडियोस फोटोज बनाए और उनको मतलब तरह तरह से ब्लैकमेल किया, और मैं तुम्हें भी आज यहाँ पर इसीलिए लेके आया था। और मैं असलियत में तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और ऐसी कोई चीज नहीं है, बस मुझे लड़कियों से मतलब उनके पैसे या कुछ भी उनसे बेनिफिट मिल जाए उसके लिए मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और उनकी तरह तरह की फोटोज और वीडियोज निकालता हूँ जिससे कि मैं उन्हें परेशान कर सकूँ। और ये सारी बातें ईशा सुन रही थी और उसको लग रहा था कि मतलब कैसा जाहिर इंसान है, मतलब क्या गलीच आदमी है एकदम। ईशा को गुस्सा मतलब उसका था एकदम पार हो गया था, मतलब लेवल पार हो गया था। अब जैसे ईशा ने सब कुछ सुना, एक थप्पड़ बहुत तेज से संजीव को मारा और बाद में महिला हेल्पलाइन को कॉल कर दिया। बस ये कहानी में मतलब ईशा ने संजीव को बहुत तेज थप्पड़ मारा और अपना सामान वगैरह लेके संजीव शर्म के मारे वहां से जाने लग गया। और ईशा ने मतलब जब वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी रही, मतलब ईशा ये सदमा ही था उसके लिए, जिससे वो इतना जिस पे ट्रस्ट कर रही थी, जिसके साथ एक रूम में रुक गई थी और उसके साथ ये सब कुछ होने वाला था। अगर वो आत्मा नहीं होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता, है ना। तो ईशा वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ सोच रही थी, उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहे जा रहे थे। तभी वो आत्मा एक मतलब जिल मिलाते हुए सफेद, ऐसे जैसे कि कोई सफेद पोशाक में, मतलब एकदम क्लियर बॉडी नहीं बट एक बॉडी का एक स्पार्कल टाइप की बॉडी, वैसी एक आकृति सामने आई ईशा के और ईशा को कहने लग गई
कि मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी इसके चंगुल में एक बार फंस गई थी और इसने मुझे इस हद तक ब्लैकमेल किया था कि मुझे ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी। और उसके बाद से मैं इस इंसान का वेट कर रही थी कि दोबारा कभी किसी लड़की को कैसे भी ना फंसाए। और इसका क्या, मैं तो हर किसी ऐसे इंसान का जो किसी इंसान को फंसाना चाहता है या किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, उन सब का विरोध करती हूँ। अगर वो नहीं मानते तो मैं उन्हें जान से मार देती हूँ। और ये सब सुन के ईशा को मतलब अब उस भूत पे प्यार भी आ रहा था और बड़ा इंसानों पे गुस्सा भी आ रहा था कि एक भूत मतलब इस चीज़ को समझता है और एक इंसान इतना घटिया हो सकता है, उसने सोचा नहीं था, जिस पे उसने इतना ट्रस्ट किया और शक्ल से इतना बोला था, है ना। तो ये सारी बातें थी जो ईशा को उस टाइम बहुत ज़्यादा खटक रही थी, लेकिन उसको सेम टाइम पे ग्रेटफुल थी वो उस भूत के लिए कि उसने उसकी जान बचाई, या आप कह लो उसकी इज्जत बचा ली, है ना, टाइम पे आके। तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो कैसे ना कैसे ट्रस्ट टूट जाता है, कुछ ना कुछ होता है। इसीलिए कभी भी इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और कभी अंधा ट्रस्ट तो किसी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी कान नाक आँख सब कुछ खुली रखनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला क्या स्टेप लेने वाला है, क्या कुछ है, वो आप प्रेडिक्ट कर सको। खैर, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, ये कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना यार, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।